नमस्कार, मैं ललन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल द लिट जंक्शन पर, जहां पर हम हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के संपूर्ण अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चैप्टर को जो है, एक एक लाइन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का जो है पूरा प्रयास करते हैं। ये चैनल मुख्य रूप से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, खास करके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए, जैसे क्लास 10th और क्लास 12th। इन दो क्लासेस के लिए हम लोग फोकस्ड है पूरी तरीके से, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल पर कोई खास तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ फोकस्ड है बिहार बोर्ड 10th और 12th के सिलेबस पर। इसीलिए हम आपको एक बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं हिंदी और अंग्रेजी साहित्य की। हमने ये एक नया सीरीज शुरू किया, ठीक है। इसमें हम लोग एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, चैप्टर में क्या पढ़ाया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। जिस सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th का जो है गद्य खंड पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अभी हाल ही में ये चैनल शुरू हुआ है, तो जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो है आप तक ये कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो 3-4 बातों, इसको अगर मुख्य रूप से हमें बांटना हो तो 3 भागों में हम इस चैप्टर को बांट करके पढ़ सकते हैं। पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें बताया क्या गया है, किस चीज़ के बारे में इसमें लेखक बात करते हैं। फिर लेखक के बारे में भी जान लेंगे कि लेखक कौन है, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो हमारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनकी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे। और फिर बाद में हम लोग तीसरे खंड में पाठ के अंदर जो बताया गया है उसको पढ़ेंगे, उसके मतलब को समझेंगे, और फिर लास्ट में हम कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में हम लोग जो है काम करेंगे। क्वेश्चन आंसर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। फिर आपको होमवर्क में देंगे क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। आप चाहे तो हमें आप जो आंसर लिखेंगे, है ना, उसकी इवैल्यूएशन अगर आप कराना चाहते हैं कि सही लिखे हैं या नहीं, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे ईमेल आईडी पर जो है उसको भेज सकते हैं, उसका पीडीएफ बना करके, ठीक है। आप जो आंसर लिखेंगे उसका पीडीएफ बना करके, अपना नाम लिख करके और क्लास लिख करके, ठीक है। पता तो चलना चाहिए ना कि क्लास 12 से हैं कि 10th से हैं। तो उनको जो है आपको भेजना है सैंक्टम पटना, ठीक है। यहाँ यू होता है सैंक्टम पटना करके एक ठो जो है ईमेल आईडी हमारा बना हुआ है, ठीक है। इस पे जो है आप हमें अपना पीडीएफ भेज सकते हैं, जहाँ से हम आपके आंसर्स को इवेल्युएट करेंगे, उसमें जो सुधार की ज़रूरत होगी उसको हम आपको डायरेक्ट कर देंगे वहाँ पर, ठीक है, निर्देशित कर देंगे। और फिर आपको जो है इसका एक रिव्यू जो है हम आपको दे देंगे, आपको जो है रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है हमारे पास जिससे कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ये सब होमवर्क जो होगा उन सब चीज़ों के मामले में, ठीक है। तो चलिए हम अभी शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिएगा, एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, ताकि आपको जो कुछ भी हम इम्पॉर्टेंट बातें बता रहे हैं आप नोट करते हुए चलेंगे। इससे क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपने नोट कर लिया, अब जब आप रिवाइज करेंगे उसको, मान लो कि कोई पॉइंट आप भूल रहे हो तो कॉपी में लिखा हुआ है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से रिवाइज कर लोगे। तो इसलिए हम जो है आपको कॉपी कलम लेकर बैठने की सलाह देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, बाद में रिवीजन करने में हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम एक भी मिनट गंवाए बिना हम आपको ले चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये मूलतः तो ऐसे भाषण है ना, मूलतः ये भाषण है, ठीक है। मूलतः ये एक भाषण था जो कि कभी दिया ही नहीं गया। भाषण के लिए ये स्क्रिप्ट तैयार हुआ था, पर यह भाषण कभी दिया नहीं गया। तो बाद में इसको जो है एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया, तब से ये निबंध हो गया, ठीक है।
तो मुख्य रूप से अगर ऑप्शन में आपको पूछता है तो आप बताइएगा निबंध, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको पूछता है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी विद्या है, ठीक है, तो आप निबंध लगाइएगा। और निबंध और भाषण अगर दोनों दे दे फिर भी आप निबंध लगाइएगा, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड में इस तरीके से तो नहीं करेगा, भाषण और निबंध दोनों एक साथ देगा नहीं, लेकिन अगर देगा तो तीसरा ऑप्शन देखिएगा, अगर दोनों के बारे में दिया है कि नहीं, और नहीं दिया है तो निबंध ऑफ कोर्स आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। इस निबंध में जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन पर आधारित भारत के समाज में जो एक कुव्यवस्था, कुप्रथा जो चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है, उसकी कमियों को ये उजागर करते हैं। उसमें क्या कमियां हैं, वो किस तरीके से भारत के भविष्य को डुबो रहा है, उसके बारे में भीमराव अंबेडकर जो है बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये किस तरह का विद्या है, वो चीज़, ठीक है। अब हम लेखक की बात करते हैं। तो इसके लेखक जो हैं वो मूल रूप से भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये भाषण दिया जाना था, ठीक है। लेकिन जो है ना, ये भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जो है आया था। ये भाषण जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से आया था। इसको बाद में एक ललई सिंह यादव थे, उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया, है ना। हिंदी रूपांतरण जो जाति भेद का उच्छेद है, वहीं से ये अंश जो है आपके इस किताब में, चैप्टर में जो अंश लिया गया है वो प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो एक एक करके हम जो है पॉइंट्स आपके लेखक के बारे में बता देते हैं, ठीक है। लेखक का नाम क्या है, तो B.R. अम्बेडकर। लेखक का नाम क्या है, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जो है आप लेखक का नाम है, ठीक है। इन्होंने एक भाषण लिखा था, जाति पाति तोरक मंडल जो है होना था लाहौर में, ठीक है। जाति पाति तोरक मंडल का एक मीटिंग था, ठीक है, आयोजन था। जाति पाति तोरक मंडल ना, तोरक मंडल, ये लाहौर में ये मीटिंग होना था। मंडल लाहौर में होना था, मीटिंग कहाँ होना था, लाहौर में। और ये साल था 1936। 1936 में ये भाषण दिया जाना था, ये समायोजन होना था। लेकिन क्योंकि इस मंडल में, ठीक है, सभी लोगों के जो है आयोजकों की सहमति नहीं बन पाई थी, जिस वजह से ये आयोजन हुआ ही नहीं, ये आयोजन स्थगित हो गया। और जिस कारण इस भाषण को B.R. अम्बेडकर को पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो बाद में उन्होंने इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करा दिया, जिसको हिंदी में हम लोग जाति का विनाश या जाति भेद का उच्छेद भी कहते हैं। हिंदी रूपांतरण किसने किया, ललई सिंह यादव ने किया था, ठीक है। ये हो गया आपके लिए जानकारी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद B.R. अम्बेडकर को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो वो हम आपको बता देते हैं। B.R. अम्बेडकर क्योंकि हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन सी समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इस कारण से जो है इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान के निर्माण में, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय संविधान का जनक इनको कहा जाता है, इसलिए इनको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, ठीक है। एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, हम कोशिश करेंगे कि ठीक ठाक स्पीड में जो है हम आपको पढ़ाते हुए चले, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है, भारतीय संविधान का जनक, ठीक है। इसके अलावा इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है ना आधुनिक मनु भी कहा गया है, ठीक है। इनको आधुनिक मनु भी कहा गया है। अब ये आधुनिक मनु का क्या चक्कर है, ये तो समझ में आया कि संविधान का जनक क्यों कहा गया, आधुनिक मनु क्यों कहा गया है, ये समझते हैं। देखो आपको भारत के परिदृश्य में जब हम अध्ययन करते हैं तो आपको एक ग्रंथ मिलता है मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति को बताया जाता है कि पहले समाज में एक तरह से वो कानून था, उसमें नियम संग्रह दिया गया था। मनुस्मृति में न्याय की व्यवस्था की गई थी उसमें, ठीक है। तो उसमें कई तरह से भेदभाव किए जा रहे थे। उस मनुस्मृति में भेदभावपूर्ण नियम जो है वो बनाए गए थे, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति के
भेदभावपूर्ण नियमों के न्याय व्यवस्था का विरोध किया था और उसके विपरीत जो भारतीय संविधान में न्याय व्यवस्था बनाया वो उन्होंने बनाया समानता, स्वतंत्रता, ये सब पर आधारित, जिसमें कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए जो है, क्योंकि ये मनु के विपरीत लिखे थे, ठीक है, इसीलिए इनको आधुनिक मनु कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है, आमतौर पर इनको आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बात अब करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म जो है हुआ था 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ? महू नामक स्थान पे। महू नामक स्थान पे मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। एमपी हम लिख दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, ये एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। कौन से परिवार में? दलित परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दलित परिवार मतलब पिछड़े वर्ग के लोग, ठीक है, जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं। ठीक है, ये गरीब होते हैं। ठीक है, इनको समाज में जो है वो दर्जा प्राप्त नहीं होता जो ब्राह्मणों और अन्य वर्ग ऊंचे जाति के लोगों को प्राप्त होता है। इनको जो है अछूत मानते हैं, है ना। माना जाता है कि अगर इनकी छाया भी जो है, पहले मानते थे लोग, ठीक है, इनकी छाया भी अगर ब्राह्मणों के ऊपर पड़ जाए तो ब्राह्मण अपने आप को अशुद्ध मानने लगते थे। ठीक है, तो ये सब बातें होती थी, अछूत मानते थे इनको। ठीक है, ये किस जाति से बिलोंग करते थे? तो इनकी जाति जो है ना वो है महार। ठीक है, इनकी जाति है वो महार। कुछ लोग जो है ना इसको डोम जाति भी कहते हैं। नहीं भाई, डोम जाति और महार जाति दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जब हम एक क्लास ले रहे थे ये बात जो है एक स्टूडेंट ने पूछ दिया था, ठीक है, कि महार जाति को ही डोम कहते हैं ना। तो मैंने उसको भी बताया था कि नहीं, डोम जाति जो है वो अलग है, डोम्स का समूह जो है वो अलग होता है। ठीक है, इनका पेशा भी अलग है, उनका पैसा अलग अलग होता है। तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब इसके बाद देखो, इनके पिता माता पिता के बारे में आपके बुक में जानकारी दिया नहीं है। ठीक है, दलित परिवार में जन्म हुआ था। जब ये प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ना, तो इनकी संघर्ष से भरी बहुत सारी कहानियां हैं, आपको यूट्यूब पर मिलेगा। जैसे आप 6 क्लास में ही शायद पढ़े थे एक कहानी, जब इनको स्कूल से जो है बाहर निकाल दिया था। ठीक है, स्कूल से बाहर निकाल दिया था, सबसे पीछे बैठाता था। ठीक है, तो ये क्लास से बाहर से खिड़की से देख करके पढ़ाई करते थे। ठीक है, फिर ये जंगल में जा करके रो रहे थे। फिर वहाँ से जो है ये इन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो हम लोगों के साथ, जो इन जाति के लोगों के साथ, इनकी जाति के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, भारत के हिंदू धर्म में जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था है उसका विरोध करेंगे, उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये सब चीज का संकल्प लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा वो ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश ने इनको स्कॉलरशिप दिया था। कौन से नरेश ने? बड़ौदा नरेश ने। ठीक है, कौन? बड़ौदा नरेश ने जो है इनको प्रोत्साहन दिया था। उन्हीं के प्रोत्साहन पर ये B.R. अम्बेडकर पहले न्यूयॉर्क जाते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता है, तो फिर वो जो है न्यूयॉर्क से लंदन चले जाते हैं। लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड चलेगा, लंदन चलेगा। वहाँ पर उन्होंने कानून का अध्ययन किया, विधि जिसको कहते हैं, ठीक है, विधि का अध्ययन किया और फिर वहाँ से वो भारत लौट के आए। ठीक, अब इसके बाद जो है कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इन्होंने संस्कृत भी पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, इनमें एक चीज़ और है, जैसे ये संविधान के जनक और आधुनिक मनु कहे जाते हैं ना, एक चीज़ और है जो इनके बारे में कहा जाता है, ये मानव मुक्ति के पुरोधा कहे जाते हैं। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोधा। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोधा कहे जाते के। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहे जाते हैं। ये अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। ठीक है, इनके पास सबसे अधिक डिग्रियां थी, बाकी किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं थी, इनके पास जो है सबसे अधिक डिग्रियां थी। ठीक है, इन्होंने संस्कृत भी पढ़ा था, कानून भी पढ़ा था, इतिहास को भी काफी हद तक पढ़ा था इन्होंने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है ये विधिवेत्ता, ठीक है, क्या विधिवेत्ता, इतिहास मीमांसक, मानव मुक्ति के पुरोधा, ये आप कह सकते हैं इनको, ये कानून के ज्ञाता, ये सब
चीज के रूप में जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, तो और भी कुछ बातें हैं जो शायद हम भूल रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या? इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, एक और बात है जो इस ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, अभी तक जो हम इंडिकेट नहीं किए हैं आपको कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा है, बट ढेर सारी बातें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए हम फिर एक बार जो है बता देते हैं कि ये जाति प्रथा को सुधारने के क्रम में इन्होंने स्त्रियों, अछूतों और जो मजदूर हैं उनको मानवीय अधिकार दिलाने और वो सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष इन्होंने किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछता रहता है, ये इनके चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ठीक है, 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इनके चिंतन और रचनात्मकता को प्रेरित किया था। वो तीनों व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है बुद्ध, ठीक है, एक है बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, ठीक है, दूसरा जो है वो है कबीर और तीसरा जो है वो कौन है? ज्योतिबा फूले। ठीक है, तीसरा जो है वो ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये हुआ ज्योतिबा फूले। यहाँ तक आपको बात क्लियर? ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे जो इनके रचनात्मकता और चिंतन के प्रेरक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर, जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था ना, जन्म जो है वो 14 अप्रैल को हुआ था। 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। लंबे समय से बीमार थे, कोई बीमारी थी इनको। ठीक है, और उस बीमारी के कारण ये अपने आवास पे, दिल्ली स्थित आवास में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नींद में ही सो रहे थे, सोते सोते नींद में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को हर साल। जो BR अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो इनको मानते हैं, वो आज भी 14 अप्रैल को तो जयंती मनाया ही जाता है, भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया ही जाता है। इसके अलावा इनका मृत्यु दिवस महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इस तरीके से लेखक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। कोई बात अगर इसमें आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम आपको कमेंट का रिप्लाई कर सकें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हम लोग का एक रिकॉर्डेड सेशन है ना, लाइव सेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइव सेशन हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स का कर रहे हैं, लेकिन हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट का जो है रिकॉर्डेड सेशन ही चलेगा। समय का अभाव है मेरे पास, जिस वजह से हम अभी एक समय निकाल करके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको एडिटिंग के लिए अपने दोस्तों को दे देंगे। वो मेरे दोस्त लोग एडिट करेंगे इसको बढ़िया से, वो लोग जो है पब्लिश करेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पाठ की तरफ बढ़ते हैं कि इस पाठ में बताया क्या। पाठ का एक बार नाम फिर हम बता देते हैं आपको, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें शुरुआत में ही लेखक जो है कहते हैं कि यह विडंबना की ही बात है कि आज भी जातिवाद के पोषक मौजूद हैं और वो जो है जातिवाद के पोषक आज के समय में मौजूद है। ये विडंबना की बात है। ठीक है, विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक आज के आधुनिक युग में भी उपस्थित हैं और इनका मानना है, किनका? लेखक का नहीं, ये जातिवाद के जो पोषक हैं उनका कहना है। ये जातिवाद को मानते ही हैं तो उसके समर्थन में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। तो जातिवाद के पक्ष में इनके समर्थकों का कहना है कि जातिवाद जो है वो किसी भी समाज में श्रम विभाजन और उसमें श्रम कुशलता के लिए अनिवार्य होता है। अच्छी बात है, जो श्रम विभाजन जो है वो कुशलता के लिए अच्छी बात है। मतलब श्रम विभाजन यानी काम बांट दिया जाए। जैसे मान लो कि अपने को कोई फंक्शन करना है स्कूल में या कोचिंग में, जो है कोई फंक्शन करना है, टीचर्स डे या चिल्ड्रंस डे की पार्टी अरेंज करनी है, तो उसमें क्या करिएगा, सभी लोग जो है अपने क्लास के सारे लोग जो है वो एक टीम बना लेते हैं, अलग अलग जिम्मेवारी सौंप लेते हैं। कोई डीजे का जिम्मेवारी लेता है,
कोई लाइट का, ठीक है, कुछ लोग जो है सजाने का जिम्मेवारी ले लेते हैं, कुछ लोग नाश्ता वगैरह का जिम्मेवारी लेते हैं। तो इस तरीके से श्रम विभाजन होता है, काम का बंटवारा होता है। श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा, है ना। तो काम का बंटवारा हो जाता है। क्यों करते हैं काम का बंटवारा? ताकि आसानी से जो है सुचारू रूप से हम सारा व्यवस्था कर सके। कुछ लोग जो गेस्ट आते हैं तो गेस्ट के स्वागत में लगे रहते हैं, ठीक है, ये सब चीज। तो इस तरीके से श्रम विभाजन जरूरी होते हैं, ठीक है, ताकि जो है किसी काम को अच्छे तरीके से किया जा सके। तो कुशलता पूर्वक किया जाए, इसके लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। तो यही बात जो है जातिवाद के पोषक भी कहते हैं कि श्रम विभाजन आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए अनिवार्य है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसमें कुछ कमियां भी हैं, है ना। श्रम विभाजन जो है जाति पर आधारित है। श्रम विभाजन किस पर आधारित है? जाति पर। अगर ये जाति जो है, जैसे लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई बनेगा, इस तरीके से जो है ये परंपरा चली आ रही है, ठीक है। तो ये एक परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। भले ही कोई व्यक्ति जो है उस परंपरा को फॉलो करते हुए भूखे मर रहा है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, अभी आजकल के महंगाई का समय है, अब कोई जूता जो है साफ करता, मोची है, ठीक है, बढ़ई है, उस काम से उसको उतना आमदनी प्राप्त नहीं हो रहा है जितना कि वो अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहता है, नहीं हो पा रहा उतना। तो वो क्या करेगा? कोई दूसरा काम करना पड़ेगा ना उसको। अब जाति प्रथा कहता है कि आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, आपका जो पूर्वज जो काम करते आ रहा है उसी को करना होगा। उसको पेशा बदलने की, पेशा परिवर्तन करने की आजादी है ही नहीं। तो ऐसे में आदमी भूखा ही न मरेगा, भूखा मरेगा, ठीक है, और कर भी क्या सकता है? भूखा मरेगा। भले ही वो पेशा जो जाति प्रथा के आधार पर निर्धारित हुआ था वो उसके लिए अपर्याप्त है, वो भूखा मर रहा है, लेकिन उसको अपना पेशा बदलने का अधिकार नहीं मिलता है। एक बात हुआ जो लेखक को बुरा लगा, ठीक है। दूसरा बात, और क्या दूसरा बात? तो एक और बात है इसमें कि जाति प्रथा जो है वो श्रम का विभाजन अस्वाभाविक रूप से करता है। अब आप कहेंगे कि ये जातिवाद जो है वो श्रम विभाजन अस्वाभाविक रूप से कैसे करता है? तो इसका एक कारण हम अभी बता दिए, दूसरा कारण हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा कारण कहता है कि जो बच्चा अभी माँ के पेट में ही है, गर्भ धारण हुआ ही, तभी से जो है ये निर्णय ले लिया जाता है कि बच्चा जो है वो बढ़ई का काम करेगा या ये करेगा, उसको जो है पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। बाद में चल करके अगर कोई व्यक्ति योग्य हो गया किसी काम को करने के लिए, दूसरा काम कर सकता है, लेकिन उसको पेशा बदलने की आज़ादी नहीं है। तो इस तरीके से जो है जहाँ पर मन नहीं लगता है काम करने में, जहाँ पर आपका मन नहीं लगेगा काम करने में, वहाँ आप उसको अच्छे से नहीं कर पाइएगा और ना ही उसमें एक्सपर्ट हो पाइएगा, ठीक है। आपको जो है कोई ऐसा काम कह दिया जाए करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपका मन लगेगा नहीं, आप उस काम को ठीक से सीख नहीं पाओगे, उस काम में एक्सपर्ट आप नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि अगर चाहता है कि समाज में कार्यकुशलता आए तो इसके लिए श्रम विभाजन व्यक्ति के रुचि पर आधारित होना चाहिए, जबकि जो जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत रुचि का ध्यान नहीं रखता है। इसीलिए इसको हम लोग अस्वाभाविक विभाजन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में भी पूछेगा, क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा आंसर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज कहते हैं ये बेरोजगारी के बारे में, ठीक है। ये कहते हैं क्योंकि पेशा बदलने की आज़ादी मिली नहीं, जिस वजह से ये एक बेरोजगारी और गरीबी का एक प्रमुख कारण जो है भारत में बना हुआ है। कौन? जाति प्रथा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर। अब आगे जो है ये कहते हैं कि अब इतना कुछ जाति प्रथा के बारे में आप मुझसे सुन करके सवाल करेंगे कि मेरे अनुसार, यानी लेखक के अनुसार, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज को कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने जो बतलाया है वो कुछ इस तरीके से है। वो कहते हैं कि मेरे अनुसार एक आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जहां सभी लोगों को अपना पेशा चुनने का अधिकार हो, ठीक है, अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार पेशा चुन सके, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व होना चाहिए। बंधुत्व मतलब भाईचारा, जैसे
पानी में और दूध मिला दिया जाए तो उसमें से पानी और दूध को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से एकजुटता होनी चाहिए समाज में, भाईचारा होनी चाहिए, ठीक है, पानी और दूध की तरह, ठीक है। फिर ये कहते हैं यही सब चीज जो है सच्चे लोकतंत्र की पहचान है, ठीक है, जो विशेषता अभी बतलाए वो सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सच्चे लोकतंत्र की पहचान क्या है, लेखक के अनुसार बताइए, ठीक है। तो आप बताइएगा जो भी हम बताए हैं आपको, ठीक है, जो समझाए हैं उसके अनुसार आप बताइए, ठीक है। इसमें और कौन कौन क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये आपको कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और इसका स्वरूप क्या है। तो शुरुआत में ही बताए ना, जब पाठ शुरू किए थे तभी बताए कि लेखक कहते हैं यह विडंबना की ही बात है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक उपस्थित हैं और इसका अब स्वरूप क्या है। तो इसका स्वरूप जो है वो दयनीय है, निंदनीय है, क्योंकि यह भारत के समाज को एक अस्वाभाविक विभाजन की ओर धकेलता है। तो ये हो गया इसका स्वरूप, ठीक है। अब इसके बाद जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं ये भी हम समझा चुके हैं, बन जाएगा आपसे, ठीक है। जातिवाद के अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की क्या आपत्ति है, उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, तो बनाइएगा। इसमें जो है ना क्वेश्चन जब देखिएगा तो हम बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसके बाद जो है 3 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में। इस आपको क्वेश्चन सारे करने हैं लेकिन अभी तक जो पूछ चुका है उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। 5वां नंबर जो है वो पूछा है एग्जाम में, ठीक है, जो पूछा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और 8वां नंबर, ठीक है, ये सब जो है बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा और इस ईमेल पर आप हमको यहाँ भेज सकते हैं सैंक्टम पटना, ठीक है, यहाँ इस ईमेल पर आप उसका पीडीएफ बनाकर भेज दीजिएगा, हम देखेंगे उसको, पढ़ेंगे और अच्छे से एनालाइज करके आपको बताएंगे कि उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं या और किस तरीके से आप बेहतरीन लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक इवैल्यूएशन का अच्छा तरीका है, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आप इंगेज रहेंगे, हाँ कि होमवर्क में मिला है करना है। और ये सब चीज़ है ना लिखने का प्रैक्टिस अगर आप नहीं किए रहेंगे ना तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे पहले से, इसीलिए आप बहुत तरह के प्रश्नों को आंसर लिखने का प्रयास करिए ताकि आपका दिमाग जो है वो जागृत हो जाएगा, सोचने के लिए समर्थ हो जाएगा कि अगर कोई नया क्वेश्चन भी आपसे पूछ दे तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, ठीक है। साहित्य का यही काम है, बुद्धि को जागृत करना, दिमाग को जागृत करना, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक एक लाइन पढ़े हैं और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे तो वो एक अलग से वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ठीक है, अलग से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें जो पर्यायवाची और भी जो विलोम शब्द ये सब चीज़ है उसके बारे में भी हम लोग अलग से वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। इसमें ग्रामर का चीज़ क्या क्या है तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य ये सब पहचानने को बोल रहा है, तो ये सब पढ़ाएंगे, ग्रामर भी हम पढ़ाएंगे एक एक करके। इसमें जो शब्द निधि यानी कि शब्दार्थ दिया है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इतना काम आप करिएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे जब काम करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके काम करते रहेंगे तो ये एक तरह से जो है आपकी तैयारी अच्छी कर देगा, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचिएगा कि एग्जाम के एक रात पहले सारा चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है जितना कि आप लगातार प्रैक्टिस में रह के करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा समय भी है, ठीक है। अभी से ही आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब की भी तैयारी अच्छे तरीके से करने लगना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन, रिविजन करिए, उसके क्वेश्चन आंसर लगाइए, PYQs लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग करेंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ संभव नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में बताए गए किसी भी बात में अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी एक अच्छा कंटेंट
जा सके। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी तरफ से अपडेट आएगा कोई, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए हमारी क्लासेस जो है वो डेली नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स हम लोग दूसरे चैनल पे करते हैं, ठीक है। एक दूसरा चैनल है, उसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा इंटरमीडिएट साइंस, ऐसे हम ये शुरू किए थे साइंस पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट को 11th-12th को, लेकिन समय नहीं होने के कारण हम 11th-12th को नहीं पढ़ा रहे हैं, खाली 10th को पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड को, ठीक है। खाली 10th को ही पढ़ा रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक। तो इसको जो है सर्च करके देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। खाली हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत हमारे इस चैनल पर ना हो करके द लीट जंक्शन पे होगा, जिस चैनल पर अभी हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम लोग मिल करके काम करेंगे, मिलजुल करके हम लोग इस मंजिल तक पहुँचेंगे, ठीक है। धन्यवाद।